तुम्हारे अपने पसंदीदा बुकमार्क समरी चैनल में स्वागत है। अगर तुम्हें हमारी बुक समरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो अब शुरू करते हैं। किताब का नाम सेपियंस, लेखक युval नोआ हरारी। ये किताब इंसान के पूरे इतिहास की एक रोमांचक और सोचने वाली कहानी है। कैसे एक मामूली जीव धरती का सबसे ताकतवर प्राणी बन गया। अब पहले 5 अध्यायों को धीरे धीरे आराम से और गहराई से समझते हैं। अध्याय 1, एक जानवर इतिहास के मंच पर। शुरुआत उस समय से होती है जब इंसान जंगलों में बाकी जानवरों की तरह रहता था। कोई पैसा नहीं, कोई देश नहीं, कोई सरकार या धर्म नहीं। बस छोटे छोटे समूह में लोग रहते थे, शिकार करते थे, फल फूल इकट्ठा करते थे और दिन काटते थे। उसी दौर में इंसान की कई अलग अलग प्रजातियां थी, जैसे होमो निएंडरथल्स, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस। सभी अपने अपने इलाकों में फैले हुए थे, लेकिन वक्त के साथ बाकी सारी प्रजातियां गायब हो गई और सिर्फ होमो सेपियंस बचे। ये कैसे हुआ, इसका पक्का जवाब नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि होमो सेपियंस ज्यादा चालाक, ज्यादा संगठित और ज्यादा खतरनाक थे। धीरे धीरे धरती के हर कोने में फैले और जहां पहुंचे वहां के बड़े बड़े जानवर भी गायब होते चले गए। जंगलों के जानवरों से लेकर विशाल पक्षियों तक सब पर असर पड़ा और इस तरह इंसान ने इतिहास के मंच पर कदम रखा। अध्याय 2, ज्ञान की क्रांति। लगभग 70,000 साल पहले एक बहुत बड़ा बदलाव आया जिसे ज्ञान की क्रांति कहा गया। अब इंसान केवल शिकार करने और फल खाने वाला जीव नहीं रहा, बल्कि सोचने और कल्पना करने लगा। सबसे बड़ी बात यह हुई कि इंसान ने कहानियां गढ़नी शुरू की। ऐसी बातें जो असल में मौजूद नहीं थी, लेकिन जिन पर सबने मिलकर भरोसा किया, जैसे धर्म, जाति, राष्ट्र, कानून, पैसा, ईश्वर। इन कहानियों ने अजनबियों को भी आपस में जोड़ दिया। पहले इंसान छोटे समूह में ही मिलकर काम कर सकता था, लेकिन अब हजारों, लाखों लोग एक ही विचार पर यकीन करके एक साथ चलने लगे। यही वो पल था जिसने इंसान को बाकी जानवरों से अलग बना दिया। कल्पना की ताकत ही सबसे बड़ा हथियार बनी। अध्याय 3, आदम और ईव का एक दिन। अब एक नजरिया मिलता है उस जिंदगी का जो खेती शुरू होने से पहले थी, जब लोग खानाबदोश थे, जंगलों में रहते थे, मौसम के हिसाब से जगह बदलते थे और छोटी छोटी टोलियों में जीवन बिताते थे। उस समय रोजमर्रा का जीवन ज्यादा लचीला, ताजा और प्राकृतिक था। खाने की तलाश में निकला जाता, फल, कंद, जड़ें, कभी कभी मांस भी मिल जाता। कोई काम का समय तय नहीं, कोई दबाव नहीं, बस जरूरत के हिसाब से गतिविधियां होती थी। रिश्ते मजबूत थे, समुदाय छोटे लेकिन गहरे थे। आराम का वक्त भी खूब मिलता था। हां, खतरों की भी कमी नहीं थी, जैसे जंगली जानवर, बीमारियां या मौसम की मार। लेकिन तब की जिंदगी में एक संतुलन था जो आज की तेज और उलझी दुनिया में कहीं खो गया है। अध्याय 4, नूह की बाढ़। इस अध्याय में इंसान के फैलाव का असर दिखाया गया है। जैसे जैसे इंसान अलग अलग महाद्वीपों में पहुंचा, वहां के बड़े बड़े जानवर गायब होते चले गए। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मेडागास्कर, हर जगह का यही हाल हुआ। जैसे ऑस्ट्रेलिया में इंसान पहुंचा और कुछ ही हजार साल में वहां के विशाल जीव जैसे डिप्रोटोडॉन, विशालकाय पक्षी और अजीबोगरीब स्तनधारी खत्म हो गए। अमेरिका में भी इंसान आया और मैमथ, विशाल बाइसन जैसे जानवर धीरे धीरे लुप्त हो गए। हरारी बताता है कि इंसान का असर किसी बाढ़ की तरह था। जहां पहुंचा वहां की जैव विविधता में बड़ी हलचल मच गई। ये सिर्फ विकास की नहीं, विनाश की भी कहानी है। अध्याय 5, इतिहास का सबसे बड़ा धोखा। अब आता है वो अध्याय जो सोचने पर मजबूर कर देता है। खेती को आमतौर पर प्रगति की निशानी माना जाता है, लेकिन हरारी कहता है कि खेती असल में
इतिहास का सबसे बड़ा धोखा थी। खेती से इंसान को ज्यादा खाना तो मिला, लेकिन साथ में मेहनत भी बढ़ी, जिंदगी में बंधन आ गया। अब लोग एक ही जगह रहने लगे, जमीन जोतनी पड़ी, फसल की देखभाल करनी पड़ी और रोज के काम बढ़ गए। शरीर पर बोझ बढ़ा, पोषण घटा, बीमारियां बढ़ी, आबादी तेजी से बढ़ने लगी और अब ज्यादा लोगों का पेट भरने के लिए और ज्यादा काम करना पड़ा। हरारी यहां एक बड़ी बात कहता है, इंसान ने गेहूं को नहीं पाला, बल्कि गेहूं ने इंसान को पालतू बना लिया। यानी खेती ने इंसान को ज्यादा सुरक्षित नहीं, बल्कि ज्यादा उलझा और थका हुआ बना दिया। इन 5 अध्यायों में युवाल हरारी ने यह दिखाया कि इंसान का विकास सिर्फ तरक्की की सीढ़ियां चढ़ना नहीं था, बल्कि हर सीढ़ी पर कोई न कोई कीमत चुकानी पड़ी। और यह कहानी अभी पूरी नहीं हुई, आगे और भी दिलचस्प मोड़ है। अध्याय 6, मिलकर दुनिया बदलना। अब कहानी उस वक्त की है जब इंसान ने मिलकर बड़े बड़े समूह में काम करना सीख लिया। अब तक लोग छोटे झुंडों में रहते थे, लेकिन ज्ञान की क्रांति के बाद हजारों लोग एक साथ जुड़ने लगे, बिना एक दूसरे को जाने। सवाल यह है कि जब इतने सारे लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं, फिर भी एक जैसी बातें कैसे मानते हैं? इसका जवाब वही पुरानी चीज है, कल्पना। लोग एक जैसे धर्म, कहानियां, रीति रिवाज और सामाजिक नियमों को मानने लगे। हरारी कहता है कि इंसानी समाज गॉसिप और साझा विश्वासों पर टिका हुआ है। बातें करना, दूसरों के बारे में जानना, मिलजुल कर किसी चीज को सच मानना, ये सब इंसान को एक साथ काम करने की ताकत देता है। यही वजह है कि इंसान ने कबीले, जातियां, धर्म, साम्राज्य और व्यापार जैसे बड़े बड़े ढांचे बना लिए। अध्याय 7, स्मृति का बोझ। अब जब इंसान बड़े समूह में रहने लगा, नियम और जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगी। लेकिन दिमाग की भी एक सीमा होती है, सब कुछ याद रखना मुमकिन नहीं। यहीं से लिखने की शुरुआत हुई, क्योंकि अब सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलने वाला था। टैक्स कितने देने हैं, किसकी जमीन कितनी है, अनाज का हिसाब क्या है, ये सब लिखकर रखना पड़ा। शुरुआती लेखन कोई कहानी या कविता नहीं थी, वो तो पूरी तरह से हिसाब किताब था। इंसान ने सबसे पहले जो लिखा वो दिल की बात नहीं थी, बल्कि गणना थी। हरारी ये भी बताता है कि जैसे जैसे जानकारी बढ़ती गई, इंसान का बोझ भी बढ़ता गया। अब चीजें दिमाग से नहीं, कागजों, पत्थरों, बाद में किताबों और अब डिजिटल फाइलों में सहेजी जाती है। यानी इंसान ने ज्ञान को सहेजना सीखा, लेकिन उसी के बोझ तले दबता भी चला गया। अध्याय 8, कोई न्याय नहीं, बस कल्पना। अब बात होती है कानून और सामाजिक व्यवस्था की। हर समाज में कुछ लोग ऊपर होते हैं, कुछ नीचे। कहीं राजा होता है, कहीं पुजारी, कहीं जमींदार, कहीं गुलाम। पर सवाल उठता है, ये फर्क असली है या बस एक कहानी? हरारी कहता है कि ये सब मानव की कल्पना से बनी चीजें हैं। जाति, रंग, लिंग, पैसा, ये सब इंसानों द्वारा बनाए गए सिस्टम है। जैसे भारत में जाति व्यवस्था या अमेरिका में नस्लीय भेदभाव, ये कोई प्राकृतिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि इंसानों द्वारा बनाई गई सोच है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती गई। हरारी ये भी बताता है कि ये व्यवस्थाएं इसलिए चलती है क्योंकि सब इन्हें सच मान लेते हैं। जब सब लोग एक झूठ को सच मानने लगते हैं, तो वो झूठ असली जैसा लगने लगता है। इस अध्याय में एक गहरी बात है। इंसान बराबरी की बात करता है, लेकिन ज्यादातर समाज कल्पना के बनाए असमान ढांचों पर टिके हैं। अध्याय 9, इतिहास की सबसे बड़ी कहानी। अब इंसान ने सिर्फ अपने समाज या धर्म को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को जोड़ने की कोशिश शुरू की। और यह काम हुआ 3 बड़ी ताकतों से, पैसा, साम्राज्य और धर्म। हरारी कहता है कि इन तीनों ने पूरी धरती के इंसानों को एक जैसा सोचने, बोलने और काम करने पर मजबूर किया। पैसा आया तो सबको एक जैसी भाषा मिल गई। कोई भी देश हो, पैसा सब जगह समझ आता है। साम्राज्य बने तो अलग अलग सभ्यताओं को एक सरकार के नीचे लाया गया।
और धर्म ने इंसान को नैतिक सोच, नियम और उम्मीदें दी। यही वो बिंदु था जहां से इंसान की सोच सिर्फ गांव या कबीले तक सीमित नहीं रही, बल्कि दुनिया भर में फैलने लगी। अध्याय 10, मीठा स्वाद, कड़वा सच। इस अध्याय में हरारी बताता है कि इंसान ने जैसे जैसे तरक्की की, चीजें पहले से ज्यादा सुविधाजनक तो हो गई, लेकिन अंदर से इंसान खुश हुआ या नहीं, ये सवाल खुला रह गया। खेती आई तो पेट भरा, पर आजादी गई। साम्राज्य बने तो बड़ी व्यवस्था बनी, पर दबाव और जुल्म भी बढ़ा। धर्म आए तो नैतिकता आई, लेकिन साथ में झगड़े भी हुए। इंसान हर मोड़ पर कुछ पाता गया, लेकिन उसके बदले में कुछ खोता भी गया। हरारी सवाल उठाता है, क्या आज का इंसान जो स्मार्टफोन, गाड़ियों, इंटरनेट और बड़ी बड़ी इमारतों से घिरा है, सच में ज्यादा खुश है उस इंसान से जो जंगल में फल तोड़कर खुले आसमान के नीचे चैन से जीता था? तरक्की का स्वाद मीठा है, लेकिन अंदर कहीं कोई कड़वाहट भी छुपी है। इन 5 अध्यायों में इंसानी सोच, समाज, व्यवस्था और ताकत की कहानी और गहराई से सामने आती है। यहां से साफ दिखता है कि इंसान ने सिर्फ जंगल से शहर तक का सफर नहीं किया, बल्कि अपनी सोच, विश्वास और कल्पना से एक काल्पनिक व्यवस्था खड़ी कर दी, जिसमें सब कुछ असली लगने लगा, चाहे वो हो या ना हो। अध्याय 11, पैसा सबसे सफल कहानी। अब इस अध्याय में बात होती है इंसानी इतिहास की सबसे सफल और सबसे असरदार कहानी की, और वो है पैसे की कहानी। हरारी कहता है कि पैसा असली नहीं है, मतलब कि ये कोई पत्थर, पेड़ या पहाड़ जैसी चीज नहीं जो नेचर ने बनाई हो। पैसा इंसानों की बनाई गई एक कल्पना है, लेकिन ये इतनी ताकतवर है कि आज पूरी दुनिया इसकी भाषा समझती है। किसी को कोई भाषा समझ ना आए, धर्म अलग हो, संस्कृति अलग हो, लेकिन पैसा सबको समझ आता है। पैसे में भरोसा होता है क्योंकि सब लोग मानते हैं कि इसका मूल्य है। अगर एक नोट पर लिखा है 500 रुपए, तो वो सिर्फ इसलिए काम करता है क्योंकि सभी मानते हैं कि वो वाकई 500 का है। पैसे ने दुनिया को जोड़ दिया। अब लेन देन करना आसान हो गया, दूर के लोगों से व्यापार होने लगा और अलग अलग सभ्यताओं को आपस में जोड़ा जा सका। यानी पैसा एक ऐसा झूठ है जिस पर सबको भरोसा है, और इसी वजह से ये झूठ असली से भी ज्यादा ताकतवर बन गया। अध्याय 12, साम्राज्य का गंध। अब बात होती है साम्राज्य यानी एम्पायर की। इतिहास में लगभग हर सभ्यता ने कभी न कभी किसी और पर राज किया है, और ये बात इंसानों की फितरत में रही है। हरारी बताता है कि साम्राज्य कैसे बनते हैं। एक समूह दूसरों पर कब्जा करता है, उनकी जमीन लेता है, उन पर कानून थोपता है और अपनी संस्कृति फैलाता है। अब ये अच्छा है या बुरा, ये सीधा जवाब नहीं है। साम्राज्य लोगों पर जुल्म भी करते हैं, लेकिन कई बार वो एक साझा पहचान और एक साझा भाषा भी पैदा करते हैं, जिससे दूर दूर के लोग आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे ब्रिटिश साम्राज्य ने दुनिया के कई देशों में अंग्रेजी फैलाई। एक जमाने में रोमन साम्राज्य ने यूरोप और मिडिल ईस्ट को एक ही नियमों में बांध दिया। हरारी ये सवाल उठाता है कि क्या साम्राज्य विनाश है या विकास? शायद दोनों का मिलाजुला रूप है। जहां सत्ता है, वहां प्रभाव भी है, और साम्राज्य यही करते आए हैं। अध्याय 13, धर्म का रास्ता। अब इस अध्याय में इंसानी सोच की उस ताकत की बात होती है जो सच और झूठ से परे होती है, और वो है धर्म। धर्म सिर्फ मंदिर, मस्जिद या पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो समाज को जोड़ती है, नैतिकता सिखाती है और उम्मीदें देती है। हरारी धर्म को 2 हिस्सों में बांटता है। एक वो जो प्रकृति और आत्मा जैसी चीजों से जुड़ा होता है, जैसे आदिम समाजों में पाया जाता था। दूसरा वो जो कानून, ग्रंथ और संगठनों के जरिए फैलता है, जैसे हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम आदि। धर्म ने इंसानों को ये भरोसा दिया कि वो एक उद्देश्य के लिए जी रहे हैं। धर्म के जरिए लोगों ने अच्छा बुरा समझा, सही गलत पर सोचा और बड़ी संख्या में एक साथ जुड़ पाए।
लेकिन हर धर्म की अपनी सीमाएं भी होती हैं। कभी ये लड़ाइयों की वजह बनता है, कभी लोगों को अलग करता है। फिर भी धर्म इंसानी इतिहास का वो हिस्सा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। धर्म ने इंसानों की कल्पना को दिशा दी। अध्याय 14, एकता की ओर। अब इंसान धीरे धीरे वैश्विक सोच की ओर बढ़ने लगता है। हरारी बताता है कि अब दुनिया एक गांव जैसी बन रही है, जहां भाषा, व्यापार, धर्म, कानून और राजनीति सब धीरे धीरे एक दूसरे में मिलते जा रहे हैं। पहले दुनिया के अलग अलग हिस्से बिल्कुल अलग रहते थे, लेकिन अब कोई इंटरनेट के जरिए अमेरिका में बैठकर भारत के बारे में जान सकता है। कोई अफ्रीका की चीजें यूरोप में खरीद सकता है। संस्कृतियां आपस में मिल रही है। कई पुराने रीति रिवाज टूट रहे हैं और नए तौर तरीके बन रहे हैं। हरारी इस अध्याय में ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इंसान वाकई एक ग्लोबल समुदाय की तरफ बढ़ रहा है, या बस बाहर से जुड़ा हुआ लग रहा है और अंदर से अब भी बंटा हुआ है। यानी इंसान की एकता अब संभव लगती है, लेकिन पूरी तरह सच्चाई बनना अभी बाकी है। अध्याय 15, वैज्ञानिक क्रांति। अब आता है वो मोड़ जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया, विज्ञान का युग। करीब 500 साल पहले इंसान ने नई सोच अपनाई कि हर चीज को समझा जाए, परखा जाए और सवाल किया जाए। अब विश्वास नहीं, बल्कि प्रमाण चाहिए था। धर्म और पुराने विश्वासों की जगह अब विज्ञान, गणित और प्रयोग लेने लगे। हरारी बताता है कि विज्ञान का असली कमाल ये नहीं था कि उसने हमें जानकारी दी, बल्कि उसने ये समझ दिया कि अभी सब नहीं पता और पता लगाया जा सकता है। यहीं से शुरू हुआ खोज का सिलसिला, दुनिया की सतह से लेकर अंतरिक्ष तक, शरीर के अंदर से लेकर सूक्ष्म जीवों तक। तकनीक आई, औद्योगिक क्रांति हुई, मशीनें बनी, दवाइयां आई और इंसान की जिंदगी बदलने लगी। लेकिन यह बदलाव सिर्फ भलाई नहीं लाया, साथ में परमाणु बम, प्रदूषण, जलवायु संकट और अकेलापन भी बढ़ा। हरारी पूछता है, विज्ञान ने इंसान को ताकत दी, लेकिन क्या उसने संतुलन भी दिया? इन 5 अध्यायों में इंसान की सोच, समाज और तकनीक के नए आयाम खुलते हैं। यहां से दिखता है कि कल्पना और विश्वास के बाद अब इंसान जिज्ञासा और खोज की तरफ मुड़ चुका था। लेकिन यह रास्ता सीधा नहीं, बल्कि एक उलझी हुई डगर थी, जिसमें साथ साथ तरक्की और चिंता दोनों चल रही थी। अध्याय 11, पैसा सबसे सफल कहानी। अब इस अध्याय में बात होती है इंसानी इतिहास की सबसे सफल और सबसे असरदार कहानी की, और वो है पैसे की कहानी। हरारी कहता है कि पैसा असली नहीं है, मतलब कि ये कोई पत्थर, पेड़ या पहाड़ जैसी चीज नहीं जो नेचर ने बनाई हो। पैसा इंसानों की बनाई गई एक कल्पना है, लेकिन ये इतनी ताकतवर है कि आज पूरी दुनिया इसकी भाषा समझती है। किसी को कोई भाषा समझ ना आए, धर्म अलग हो, संस्कृति अलग हो, लेकिन पैसा सबको समझ आता है। पैसे में भरोसा होता है क्योंकि सब लोग मानते हैं कि इसका मूल्य है। अगर एक नोट पर लिखा है 500 रुपए, तो वो सिर्फ इसलिए काम करता है क्योंकि सभी मानते हैं कि वो वाकई 500 का है। पैसे ने दुनिया को जोड़ दिया। अब लेन देन करना आसान हो गया, दूर के लोगों से व्यापार होने लगा और अलग अलग सभ्यताओं को आपस में जोड़ा जा सका। यानी पैसा एक ऐसा झूठ है जिस पर सबको भरोसा है, और इसी वजह से ये झूठ असली से भी ज्यादा ताकतवर बन गया। अध्याय 12, साम्राज्य का गंध। अब बात होती है साम्राज्य यानी एम्पायर की। इतिहास में लगभग हर सभ्यता ने कभी न कभी किसी और पर राज किया है, और ये बात इंसानों की फितरत में रही है। हरारी बताता है कि साम्राज्य कैसे बनते हैं। एक समूह दूसरों पर कब्जा करता है, उनकी जमीन लेता है, उन पर कानून थोपता है और अपनी संस्कृति फैलाता है। अब ये अच्छा है या बुरा, ये सीधा जवाब नहीं है। साम्राज्य लोगों पर जुल्म भी करते हैं, लेकिन कई बार वो एक साझा पहचान और एक साझा भाषा भी पैदा करते हैं, जिससे दूर दूर के लोग आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे ब्रिटिश साम्राज्य ने दुनिया के कई देशों में अंग्रेजी फैलाई। एक जमाने में
रोमन साम्राज्य ने यूरोप और मिडिल ईस्ट को एक ही नियमों में बांध दिया। हरारी ये सवाल उठाता है कि क्या साम्राज्य विनाश है या विकास? शायद दोनों का मिलाजुला रूप है। जहां सत्ता है वहां प्रभाव भी है, और साम्राज्य यही करते आए हैं। अध्याय 13, धर्म का रास्ता। अब इस अध्याय में इंसानी सोच की उस ताकत की बात होती है जो सच और झूठ से परे होती है, और वो है धर्म। धर्म सिर्फ मंदिर, मस्जिद या पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो समाज को जोड़ती है, नैतिकता सिखाती है और उम्मीदें देती है। हरारी धर्म को दो हिस्सों में बांटता है। एक वो जो प्रकृति और आत्मा जैसी चीजों से जुड़ा होता है, जैसे आदिम समाजों में पाया जाता था। दूसरा वो जो कानून, ग्रंथ और संगठनों के जरिए फैलता है, जैसे हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम आदि। धर्म ने इंसानों को ये भरोसा दिया कि वो एक उद्देश्य के लिए जी रहे हैं। धर्म के जरिए लोगों ने अच्छा बुरा समझा, सही गलत पर सोचा और बड़ी संख्या में एक साथ जुड़ पाए। लेकिन हर धर्म की अपनी सीमाएं भी होती हैं। कभी ये लड़ाइयों की वजह बनता है, कभी लोगों को अलग करता है। फिर भी धर्म इंसानी इतिहास का वो हिस्सा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। धर्म ने इंसानों की कल्पना को दिशा दी। अध्याय 14, एकता की ओर। अब इंसान धीरे धीरे वैश्विक सोच की ओर बढ़ने लगता है। हरारी बताता है कि अब दुनिया एक गांव जैसी बन रही है, जहां भाषा, व्यापार, धर्म, कानून और राजनीति सब धीरे धीरे एक दूसरे में मिलते जा रहे हैं। पहले दुनिया के अलग अलग हिस्से बिल्कुल अलग रहते थे, लेकिन अब कोई इंटरनेट के जरिए अमेरिका में बैठकर भारत के बारे में जान सकता है। कोई अफ्रीका की चीजें यूरोप में खरीद सकता है। संस्कृतियां आपस में मिल रही हैं। कई पुराने रीति रिवाज टूट रहे हैं और नए तौर तरीके बन रहे हैं। हरारी इस अध्याय में ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इंसान वाकई एक ग्लोबल समुदाय की तरफ बढ़ रहा है, या बस बाहर से जुड़ा हुआ लग रहा है और अंदर से अब भी बंटा हुआ है। यानी इंसान की एकता अब संभव लगती है, लेकिन पूरी तरह सच्चाई बनना अभी बाकी है। अध्याय 15, वैज्ञानिक क्रांति। अब आता है वो मोड़ जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया, विज्ञान का युग। करीब 500 साल पहले इंसान ने नई सोच अपनाई कि हर चीज को समझा जाए, परखा जाए और सवाल किया जाए। अब विश्वास नहीं, बल्कि प्रमाण चाहिए था। धर्म और पुराने विश्वासों की जगह अब विज्ञान, गणित और प्रयोग लेने लगे। हरारी बताता है कि विज्ञान का असली कमाल ये नहीं था कि उसने हमें जानकारी दी, बल्कि उसने ये समझ दिया कि अभी सब नहीं पता और पता लगाया जा सकता है। यहीं से शुरू हुआ खोज का सिलसिला। दुनिया की सतह से लेकर अंतरिक्ष तक, शरीर के अंदर से लेकर सूक्ष्म जीवों तक। तकनीक आई, औद्योगिक क्रांति हुई, मशीनें बनी, दवाइयां आई और इंसान की जिंदगी बदलने लगी। लेकिन यह बदलाव सिर्फ भलाई नहीं लाया, साथ में परमाणु बम, प्रदूषण, जलवायु संकट और अकेलापन भी बढ़ा। हरारी पूछता है, विज्ञान ने इंसान को ताकत दी, लेकिन क्या उसने संतुलन भी दिया? इन 5 अध्यायों में इंसान की सोच, समाज और तकनीक के नए आयाम खुलते हैं। यहां से दिखता है कि कल्पना और विश्वास के बाद अब इंसान जिज्ञासा और खोज की तरफ मुड़ चुका था। लेकिन यह रास्ता सीधा नहीं, बल्कि एक उलझी हुई डगर थी, जिसमें साथ साथ तरक्की और चिंता दोनों चल रही थी। अध्याय 16, अज्ञान की खोज। इस अध्याय में एक बहुत ही अजीब लेकिन सच्ची बात सामने आती है। इंसान ने अपनी तरक्की तब शुरू की जब उसने माना कि सब कुछ नहीं पता। पुराने जमाने में राजा, पंडित या धर्मगुरु ये मानते थे कि उन्हें सब पता है। ब्रह्मांड कैसे बना, जीवन क्या है, मृत्यु क्यों आती है। लेकिन विज्ञान ने आकर ये कह दिया कि सब कुछ अभी पता नहीं है, और यही अज्ञान इंसान को खोज करने के लिए उकसाने लगा। हरारी बताता है कि इसी सोच ने इंसान को सवाल पूछना सिखाया, जैसे धरती गोल है या चपटी, बीमारियां क्यों होती है, सूरज घूमता है या धरती। इन सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते इंसान ने खोज की,
प्रयोग किए, गलती की, फिर सीखा, और यही बना वैज्ञानिक क्रांति का असली आधार। अज्ञान को स्वीकार करना और फिर उसे समझना। अध्याय 17, वैज्ञानिक क्रांति और साम्राज्यवाद। अब विज्ञान अकेला नहीं चलता, उसके साथ साथ राजनीति और सत्ता भी जुड़ जाती है। हरारी इस अध्याय में बताता है कि कैसे विज्ञान को इस्तेमाल किया गया साम्राज्यों को मजबूत करने के लिए। यूरोपीय देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन आदि ने विज्ञान का इस्तेमाल सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं, बल्कि दूसरे देशों पर राज करने के लिए किया। दुनिया को मापा गया, नक्शे बनाए गए, मौसम का अध्ययन हुआ, और फिर सबका इस्तेमाल हुआ औपनिवेशिक विस्तार में। हरारी एक उदाहरण देता है, कैप्टन कुक का सफर, जिसमें विज्ञान और समुद्री ताकत एक साथ चली। ये केवल खोज नहीं थी, ये कब्जा करने की योजना थी। यानी वैज्ञानिक सोच से जहाज बने, बंदूकें बनी, दवाइयां बनी, और फिर इन सबका इस्तेमाल हुआ दूसरों को जीतने के लिए। अध्याय 18, औद्योगिक क्रांति। अब आता है वो दौर जिसने इंसान की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। औद्योगिक क्रांति ये करीब 200 साल पहले शुरू हुई, और इसके बाद इंसान की दुनिया मशीनों से भर गई। पहले जो काम जानवर या इंसान करता था, अब वही काम मशीनें करने लगी। कपड़ा बनाना, खाना पकाना, खेती करना, सब कुछ जल्दी और बड़े पैमाने पर होने लगा। हरारी कहता है कि इंसान ने अब ऊर्जा के नए स्रोत ढूंढे, जैसे कोयला, तेल और गैस। अब सूरज की रोशनी और बैल की ताकत पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। लेकिन इसके साथ ही शहरों का फैलाव हुआ, कारखाने बने, मजदूरों की जिंदगी बदल गई, और जीवन की रफ्तार बहुत तेज हो गई। इस तेजी में बहुत कुछ पीछे भी छूट गया। प्रकृति, सुकून, रिश्ते। अब इंसान मशीनों के साथ भागने लगा। अध्याय 19, पूंजीवाद की खुशबू। अब कहानी मोड़ लेती है पैसे और व्यापार की तरफ। हरारी बताता है कि कैसे पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म ने दुनिया को एक नई दिशा दी। पूंजीवाद कहता है कि पैसा कमाओ, निवेश करो और मुनाफा कमाओ। ये सोच पहले नहीं थी। पुराने जमाने में लोग सोचते थे कि जितना है उसमें गुजारा करो। लेकिन पूंजीवाद ने कहा, जितना है उससे और ज्यादा बना सकते हैं। अब बैंक बने, शेयर बाजार बना, व्यापारियों ने कर्ज लेना शुरू किया और उम्मीद की कि आगे चलकर मुनाफा होगा। हरारी बताता है कि पूंजीवाद ने विज्ञान और साम्राज्य दोनों को ताकत दी, क्योंकि इसके पीछे मोटा पैसा था। जो खोज फायदेमंद थी, उसमें पैसा लगाया गया। जो सेना ज्यादा जमीन दिला सके, उसे हथियार मिले। लेकिन पूंजीवाद का खेल सिर्फ पैसे का नहीं, बल्कि भरोसे का है। लोग तभी पैसा लगाते हैं जब भरोसा हो कि भविष्य में कुछ अच्छा होगा। ये भरोसा ही पूंजीवाद की असली नींव है। अध्याय 20, स्थिरता का जाल। इस अध्याय में एक बहुत सोचने वाली बात सामने आती है। इंसान अब इतनी तेजी से भाग रहा है कि रुकना मुश्किल हो गया है। औद्योगिक क्रांति और पूंजीवाद ने इंसान को बड़ी बड़ी मशीनों, फैक्ट्रियों, कंपनियों, शहरों और सिस्टम से बांध दिया है। अब अगर कोई कहे कि थोड़ा धीमा चलो, तो सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। हरारी बताता है कि ये एक जाल बन गया है, जिसमें इंसान अब चाहकर भी बहुत कुछ बदल नहीं सकता। सब कुछ इस सोच पर टिक गया है कि अभी सब ठीक है, बस थोड़ा और चाहिए। पर्यावरण की हालत बिगड़ रही है, जानवर खत्म हो रहे हैं, जलवायु गड़बड़ा रही है, लेकिन फिर भी सिस्टम को रोकना मुश्किल है। यानी इंसान ने एक ऐसा पहिया बना लिया है जो चलता जा रहा है, लेकिन उसके नीचे बहुत कुछ कुचला जा रहा है। इन 5 अध्यायों में इंसान की कहानी अपने सबसे तेज और खतरनाक मोड़ पर पहुंचती है। यहां विज्ञान, सत्ता, व्यापार और मशीनें सब मिलकर एक नई दुनिया बना रही हैं, जो बहुत चमकदार दिखती है, लेकिन अंदर से कई दरारें लिए हुए है। अध्याय 21, इंसान खुश है। इतना सब होने के बाद भी एक सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या इंसान सच में पहले से ज्यादा खुश हुआ है? हरारी कहता है कि भले ही अब ज्यादा खाना है,
ज्यादा सुविधाएं हैं, अस्पताल है, गाड़ियां हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि मन भी उतना ही संतुष्ट हो। खुशी बाहर की चीजों से कम और अंदर की सोच से ज्यादा जुड़ी होती है। किसी जमाने में किसान को मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन उसे पड़ोसियों से अपनापन मिलता था। आज इंसान एयर कंडीशन में बैठा है, लेकिन तनाव, चिंता, अकेलापन ज्यादा है। हरारी कहता है कि इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। जैसे ही एक चीज मिलती है, दूसरी की भूख लगती है। यही वजह है कि असली खुशी को पकड़ पाना मुश्किल होता है। अध्याय 22, मानव और जानवर की खाई। इस अध्याय में बात होती है जानवरों की, जिनके साथ इंसान का रिश्ता कभी बहुत करीबी था, लेकिन अब वो बहुत एकतरफा हो गया है। हरारी बताता है कि कैसे इंसान ने पालतू जानवरों को पूरी तरह से काबू में ले लिया। गाय, भेड़, मुर्गी, कुत्ता, इनकी जिंदगी इंसान की मर्जी पर चलती है। लेकिन इस करीबी ने उन्हें सुख नहीं दिया, बल्कि तकलीफ और कैद दी है। खासकर फैक्ट्री फार्मिंग यानी कारखानों जैसे पशुपालन में जानवरों को बहुत बुरा हाल सहना पड़ता है। उन्हें छोटी छोटी जगहों में बंद किया जाता है, दवाइयां दी जाती है और बस मुनाफे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हरारी यहां इंसानों से सवाल पूछता है, क्या हम सबसे समझदार प्राणी होने के बावजूद दूसरों के लिए दया और करुणा नहीं रख सकते? अध्याय 23, भविष्य की दिशा। अब इंसान वहां पहुंच गया है जहां से आगे कोई नक्शा नहीं है। हरारी कहता है कि अब इंसान प्राकृतिक विकास से नहीं, बल्कि अपनी बनाई तकनीकों से बदलने जा रहा है। अब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक्नोलॉजी की बातें कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इंसान अब खुद को फिर से डिजाइन करने वाला है। मुमकिन है आगे चलकर इंसान कोई नई प्रजाति बना ले, जो ज्यादा तेज सोचे, कम बीमार पड़े या शायद कभी मरे ही नहीं। लेकिन यह भी एक खतरा है, क्योंकि अगर यह ताकत कुछ ही लोगों के पास रही तो असमानता, नियंत्रण और सत्ता का दुरुपयोग बढ़ सकता है। यानी अब इंसान के हाथ में ऐसी चाबी है जिससे वो या तो स्वर्ग बना सकता है या नरक। अध्याय 24, होमोसेपियंस का अंत। अब सवाल ये उठता है कि क्या आगे चलकर होमोसेपियंस यानी आज का इंसान पूरी तरह बदल जाएगा या खत्म हो जाएगा? हरारी कहता है कि हम अब अपने इतिहास की आखिरी सीढ़ियों पर खड़े हैं। पहले इंसान प्रकृति से डरता था, अब इंसान खुद ही प्रकृति को बदल रहा है। कभी इंसान भगवान से दुआ करता था, अब वो खुद भगवान जैसी ताकतें पाने की कोशिश में है, जैसे जीवन को बनाना, मौत को रोकना, मन को पढ़ना। ये सब सुनने में रोमांचक लगता है, लेकिन इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आगे चलकर जो प्राणी बनेगा वो इतना बदल चुका होगा कि वो इंसान कहलाने लायक ही न रहे। अध्याय 25, आखिरी सवाल। अब आखिरी अध्याय में हरारी हमें रोककर सोचने को कहता है, इतना सब करने के बाद भी हम क्या चाहते हैं? हमने बहुत कुछ कर लिया है, धरती जीत ली, मशीनें बना ली, चांद पर पहुंच गए, लेकिन अब आगे क्या? क्या हमें वाकई समझ है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं या बस भागे जा रहे हैं? हरारी यहां कोई जवाब नहीं देता, बल्कि सवाल छोड़ता है, क्योंकि इंसान के पास ताकत है, ज्ञान है और अब जवाबदारी भी है। अगर ये सब संभाला नहीं गया तो शायद आगे का रास्ता उतना सुंदर नहीं होगा जितना हम सोचते हैं। तो यहां खत्म होती है सैपियंस की कहानी, एक ऐसे जानवर की जिसने धरती को बदल दिया, लेकिन अब खुद को कहाँ ले जाएगा, इसका कोई तय जवाब नहीं है। ये किताब एक आईना है जो अतीत भी दिखाती है और भविष्य की परछाइयां भी। इस किताब के लिए बस इतना ही। उम्मीद है तुम्हें ये समरी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मैं जल्दी ही एक और शानदार और मजेदार नई किताब की समरी लेकर फिर मिलूंगा।